और झाड़ू जो होती है वो सोने की होती है। बिल्ली जी, दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक जगन्नाथ जी बंद रहते हैं। मैं मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ और सेल फ़ोन वगैरह ले जाना एक्चुअल में अलाउ नहीं रहता है, तो वहाँ पे आप सेल फ़ोन वगैरह ना ले जाएं तो बेहतर रहेगा। दूसरी बात ये है, संडे को भी इस समय बंद रहता है। वैसे जगन्नाथ मंदिर जो है साल भर खुला रहता है, बट कुछ प्रथाएँ होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, उसकी वजह से अप डाउन हो सकता है। तो अगल बगल वालों से, पंडित जी लोगों से, दुकान वालों से पूछ लें कि भाई कितने टाइम खुला रहेगा, कितने टाइम बंद रहेगा। अंदर प्रसाद मिलता है तो अंदर जाएं, प्रसाद भी लें। 2 प्रकार से मिलते हैं, एक नॉर्मल वाला जिसमें आप भोजन की तरह आप कर सकते हैं प्रसादम, उसे महाप्रसाद बोलते हैं। 56 भोग लगता है, वो एक तरह से महाप्रसाद ही है। तो 56 भोग जो है वो महाप्रसाद कहलाता है, जो कि जगन्नाथ जी को दिया जाता है, उनकी बहन सुभद्रा जी को दिया जाता है, और बलभद्र उनके जो भाई हैं, बड़े भाई यानी बलराम जी को दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर OTDC की जो बस है उससे आप टूर करेंगे, जब आप लिंगराज मंदिर पहुंचेंगे तो जैसे बस उतरेंगे तो सामने पंडा जी रहेंगे, वो आपको 51 रुपये और 101 रुपये के हिसाब से प्रसाद देंगे। एक्चुअल में प्रसाद का पैसा नील है, ज़ीरो है। 51 रुपये जो 101 है वो आप प्रसाद का पैसा नहीं दे रहे होते हैं, वो आप पैकेजिंग का पैसा देते हैं। नहीं भाई, थैंक यू। तो कभी भी कोई भी आपसे प्रसाद का पैसा मांगे तो मत दीजिएगा। जो पंडित जी लोग हैं वो आपको फ्री में प्रसाद प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि सेल फ़ोन वगैरह, पर्स वगैरह यानी चमड़े वाली चीज़ें, चप्पल वगैरह आप रूम में छोड़ के आएँ। कुछ रुपए ज़रूर आप रख सकते हैं, रुपए अलाउ करते हैं, तो आप रुपए वगैरह रख सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो 30 रुपये का नारियल पानी। और मैं जैसलमेर में था तो वहाँ पे मुझे 50 रुपये का मिला था नारियल पानी। छोटा सा भी था और पानी भी काफ़ी कम था। इधर पानी पर्याप्त। क्यों दीदी, क्रीम निकलेगा इसमें? हाँ निकल। हाँ निकालना। काफ़ी टेस्टी है। पेट भर गया। एक बात और है कि जगन्नाथ में जितने भी राजा हुआ करते थे पहले से लेके अब तक, जब जगन्नाथ रथ यात्रा होती है अक्सर जून या जुलाई में, तो राजा लोग रथ यात्रा जब होती रहती है, चलती रहती है, तो सामने झाड़ू लगाते हैं। रास्ता साफ करते हैं ना। हाँ, तो झाड़ू लगाने का काम होता है वो। एक्चुअली में राजा जी, यहाँ के असली राजा जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी, भाई बहन लोग के लिए रास्ता साफ करते हैं। और झाड़ू जो होती है वो सोने की होती है। अब तीनों जो रथ होते हैं वो तीनों डिफरेंट रथ होते हैं। उन तीनों को पहचानने का एक तरीका है कि लाल रंग और पीला रंग जो होता है वो जगन्नाथ जी के लिए होता है। पीताम्बर आपने नाम सुना होगा। तो पीला और लाल रंग का जो रथ होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो जगन्नाथ जी का होता है। उसमें 16 पहिए होते हैं। तो पहिए तो आप गिन नहीं पाएंगे, लेकिन पूरा जो रथ होता है वो लाल और पीले रंग में रंगा रहेगा, कपड़ा वगैरह ऊपर से, तो आप पहचान जाएंगे कि रथ जो है वो किसका है। दूसरा रथ होता है लाल और हरा रंग, जिस रथ का होगा और जिसमें 14 पहिए होंगे, वो बलभद्र जी का है, यानी बलराम जी का। और लाल और काला सुभद्रा जी का, उसमें होते हैं पहिए 12। और तीनों लोग जो रथ है पहुंच जाता है अपने मौसी के घर। तो जैसा कि आप जानते हैं कृष्ण जी थोड़ा चटोरे थे, तो पहुंच जाते हैं तीनों लोग ग्रुप बना के जनकपुर। जनकपुर एक्चुअली में मौसी के घर है उनके, यहीं है, बहुत दूर नहीं है। तो
पहुंच जाते हैं। और जब भी आप अपने दादी जी के, नानी जी के अपने घर जाओगे तो खूब बढ़िया से खातिरदारी होती है, खासकर खाने पीने के लिए। तो खाना पीना चालू हो जाता है उनका, खूब खाते हैं और पड़ जाते हैं बीमार। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और वापस लौटते नहीं। तो लक्ष्मी जी पहुंच जाती हैं ढूंढते ढूंढते उनको जनकपुर, मगर जनकपुर में जो द्वारपाल होते हैं उनको आने नहीं देते, बोलते अंदर एंट्री मना है। इससे गुस्सा होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं लक्ष्मी जी और वापस लौट जाती हैं अपने घर। फिर यहाँ से कृष्ण जी जाते हैं मनाने के लिए, तो मान मनोवर चलता रहता है। तो यही प्रोसीजर रथ यात्रा कहलाती है। रथ यात्रा में कहते हैं कि यहाँ के पुरोहित खूब गाली देते हैं श्री कृष्ण जी को, गाली गलौज खूब होती है। यहाँ के राजा होते हैं झाड़ू लगाते हैं। उसके बाद लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, तो लक्ष्मी जी को मनाने यानी मान मनोवर चालू हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है एक फेस्टिवल की तरह। रथ यात्रा जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में आध्यात्म के अलावा ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे आना चाहते हैं और ऐतिहासिक रूप से इस जगह का दर्शन करना चाहते हैं। तो रथ यात्रा के समय बहुत से लोग, तकरीबन बोलते हैं 10 लाख लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और रथ को सिर्फ टच करने के लिए, उसकी रस्सी छूने के लिए, उसके रथ को छूने के लिए, उसमें चढ़ने के लिए अलग अलग प्रथाएं हैं। ऐसा सब कुछ करने के लिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है। अभी रिसेंटली कोविड हो गया, कोविड काल चल रहा था, तो रथ यात्रा में कुछ लोग को ही अलाउ किया गया था प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा। तो उस वक्त भीड़ वगैरह कम थी, लेकिन उसके अलावा भीड़ काफ़ी रहती है। तो भीड़ को कंट्रोल करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अनहोनी घटनाएं हो जाती हैं, अनचाही। जो लोग कमज़ोर शारीरिक रूप से होते हैं, जिनका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो लोग गिर जाते हैं और भीड़ उनके ऊपर चढ़ के निकल जाती है। तो कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे भी हुई हैं जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए हैं। तो अगर जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, थक जाते हैं लंबा चलने में, क्योंकि रथ धीरे धीरे चलता है, इतनी भीड़ में चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर गलती से कोई अगर गिर गया तो हो सकता है कुछ इंजरी आ जाए। थोड़ा सा संभल के आए अगर रथ यात्रा के समय यहाँ पे आप आते हैं। तो शारीरिक रूप से जो मजबूत हैं वही रथ यात्रा में शामिल हों, अन्यथा आप दूर से भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अंदर एंट्री जब मिलती है तब भी आप कर सकते हैं। तो ये है जगन्नाथपुरी की भेल पूरी, पूरी की पूरी 30 रुपीज़ ओनली। अच्छी बात यह है कि आप जितना वेस्ट साइड जाएंगे भारत के वेस्टर्न पार्ट में, तो वहाँ मिर्च मसाला काफ़ी डाला जाता है। और उड़ीसा उन स्टेट्स में है जहाँ पे मिर्ची से टेस्ट नहीं दिया जाता, अन्य मसालों से, अपने व्यंजन के अलग अलग व्यंजन के प्रकारों से टेस्ट दिया जाता है। तो मिर्च वाले यानी तीखापन इनके खाने में ज़्यादा रहता नहीं है। तो मैंने जितने भी भोजन किए हैं यहाँ वहाँ पे उड़ीसा में, वो मिर्च मसाले वाले ज़्यादा नहीं रहते, नॉर्मल ओके खाना। तो जिनको परेशानी रहती है, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, वो उनके लिए उड़ीसा बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि उड़ीसा को साउथ इंडियन स्टेट्स में माना जाता है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उड़िया के अलावा भी हिंदी भी वो लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, बंगाली भी बोल लेते हैं। बट यहाँ पे उड़ीसा को साउथ के स्टेट में इसलिए इंक्लूड किया जाता है क्योंकि इनका कल्चर काफ़ी प्रभावित है सदर्न पार्ट से। भोजन के रूप में यहाँ पे चावल मुख्य भोजन है, मछली भी लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, मगर चावल एक तरह से मुख्य व्यंजन की तरफ से ही माना जाता है। और साउथ में चावल जैसा चलता है, कल्चर भी वैसा ही है। यहाँ पे आप मंदिरों में आप प्रवेश करेंगे तो जैसे नागर वेशर और द्रविड़ शैली की मंदिर आप पाएंगे। जैसे द्रविड़न शैली जो रहती है, यहाँ पे गोपुरम बनाते हैं, यहाँ पे गोपुरम नहीं है, यहाँ पे अलग एक कलिंग मंदिर निर्माण शैली है। मगर जो रिचुअल्स हैं वो साउथ इंडिया से थोड़ा सा रिलेट ज़्यादा करते हैं। मोहम्मद गौरी के समय में जब उत्तर भारत लगातार आक्रांताओं से परेशान था, तो जो नॉन कॉम्बेटेंट थे, सिविलियंस थे, उनको नया घर चाहिए था। जो स्कॉलर्स थे, जो टीचर्स थे, उनको नया घर चाहिए था। उस वक्त सोमवंशी वंश समाप्त हो गया था उड़ीसा में, और ईस्ट गंगेज यानी पूर्व गंगा का काल शुरू हो गया था। और गौरी के जो बाकी जनरल्स थे वो ऊपर सबको परेशान कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश शुरू हो चुका था। तो पूर्व गंगा का यहाँ पे राजा थे, और यहाँ पे उन्होंने कई सारे स्कॉलर्स का, अन्य सिविलियंस का, जो गरीब थे, कमज़ोर थे, उनका स्वागत किया। इसकी वजह से यहाँ की जनसंख्या काफ़ी बढ़ी और बुद्धिमान बुद्धिजीवियों की वजह से यहाँ पे जो है काफ़ी प्रगति हुई उड़िया लोगों की। और फिर हुआ ये कि जो सुल्तान थे दिल्ली से आक्रमण कर रहे थे बाकी लोगों के ऊपर, वो यहाँ पे भी आक्रमण करते हैं बंगाल की तरफ से। और कहते हैं कि जब तक सुल्तान लोग कब्जा करके रखे हुए दिल्ली में, उड़ीसा पे आक्रमण तो होते थे मगर वो जीत नहीं पाते। जब भी आप देखेंगे तुगलक वंश वगैरह रहा करते थे दिल्ली में, वो जब अपना मैप खोल के देखते हैं कहाँ कहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया और कहाँ कहाँ पे उन्होंने कब्जा किया, तो कभी भी उड़ीसा को उसके अंडर में नहीं लाते। उड़ीसा कभी भी किसी के अधीन, दिल्ली सुल्तान से लेके एक्सेप्ट औरंगजेब, उनके अधीन कभी नहीं हुआ। आक्रमण हुए
कब्जा हुआ, लेकिन तुरंत ही रेबिलियस होकर यहाँ की जनता ने सबको भगा दिया था। कुछ देर के लिए कह सकते हैं यहाँ पे हमला भी हुआ, तो यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक के जरिए उन लोग को भगा दिया था। फिर आता है काल, वो था अंग्रेज़। आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम सुना होगा, तो बोस नाम सुन के आपके मन में ये सबसे पहले इंडिकेशन आता होगा, अरे वो तो बंगाली थे। एक्चुअल में उनका जन्म, उनका परिवार सब उड़ीसा में ही रहा करता था। तो सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि एक समय में आज़ाद हिंद फौज के हेड हो गए थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों से बर्मा, सिंगापुर, अंडमान निकोबार जीत लिया था, वो यहीं के थे। भारत का जब आप नेशनल एंथम गाते हैं तो बीच में एक शब्द आता है उत्कल, बंगा। उत्कल एक्चुअल में उड़ीसा से बिलोंग करता है। उत्कल को अगर आप संधि विच्छेद करते हैं, उत का मतलब होता है उत्तर और कल का मतलब होता है कलिंग। तो उत्कल एक्चुअल में उड़िया लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है। जनगण मन आप गाते हैं, नेशनल एंथम आप गाते हैं, तो उत्कल का मतलब उड़ीसा के लोग। रिसेंटली ओलंपिक हुआ था, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं। उनकी परफॉर्मेंस का असल में श्रेय उड़ीसा सरकार और यहाँ के लोगों द्वारा की गई मेहनत को जाता है, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कोई गवर्नमेंट इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी मदद किसी भी एक स्पोर्ट्स को दे। और ख़ासकर हम कहते हैं कि हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है, तो एक समय में हब था दिल्ली और हरियाणा हॉकी के लिए, मगर अब जो है प्रेजेंट टाइम में हॉकी का हब उड़ीसा हो गया है। यहाँ के आप जितने भी स्टेडियम वगैरह पाएंगे, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को हॉकी खेलते ज़्यादा देखेंगे इंस्टीड ऑफ क्रिकेट। यहाँ क्रिकेटर्स कम निकलते हैं, हॉकी प्लेयर्स ज़्यादा निकलते हैं। तो पुरी में भेल पूरी खा के मेरी यात्रा हो गई पूरी, और 3 धाम मेरे कंप्लीट हो गए। पहला था रामेश्वरम, दूसरा था द्वारका और तीसरा था पुरी जगन्नाथ जी। लास्ट धाम मेरा बचा हुआ है बद्रीनाथ जी। A few moments later. ये जैसे बोलता है पुचका जी, जैसे पुचका बोलते हैं, पुचका भी बोलते हैं, गुपचुप बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? पानी पूरी। हाँ, हम लोग पानी पूरी बोलते हैं, हम लोग की तरफ तो फुल्की बोलते हैं। तो उड़िया में गुपचुप बोलते हैं, फुल्की को गोलगप्पा, पानी पतासा बोलते हैं इंदौर में। तो 10 की 5 गुपचुप या पुचका उड़ीसा में। तो उड़ीसा स्ट्रीट फूड का छोटा सा टूर पूरा हो गया और उड़ीसा का भी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।